आज जो हम लोग तो करना है वो है लेक्चर 9 ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और आज के टॉपिक जो बचे हुए 3 इंटरेक्शन थे ना, प्रीडेशन और फिर देते हैं कंपटीशन और पैरासाइटिज्म, वो तीनों टॉपिक तो आज हम लोग तो करना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कल के में किया था, तो आज पहले पैरासाइटिज्म, फिर प्रीडेशन, फिर कंपटीशन। तो पहले क्या करेंगे, प्रीडेशन कर लेते हैं क्योंकि ये जो बाकी दोनों से छोटा है। ठीक है। प्रीडेशन में क्या हो रहा है, प्रीडेशन में जैसे बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को मार रहा है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार रहा है, मतलब ये कैसा इंटरेक्शन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो इसमें जिसे पॉजिटिव हो रहा है, जिसके लिए ये पॉजिटिव है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीडेटर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। प्रीडेटर। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीडेटर। ठीक है। अब ये जो प्रीडेटर है, ये क्या करता है, जिसके लिए ये नेगेटिव इंटरेक्शन है, मतलब प्ले के लिए, मतलब प्ले को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो प्रीडेटर क्या करता है, प्ले को क्या कर देता है, मार देता है। प्रीडेटर प्ले को मार देता है। प्ले को मार देता है। प्ले को मार देता है बेसिकली। ऐसा नहीं कि उसे बचाता नहीं, बिल्कुल ही मार देता है, उसकी लाइफ ले लेता है, इसीलिए तो वो नेगेटिव है। अगर मैं प्रीडेटर और प्ले के एग्जांपल लूँ तो टाइगर किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्रीडेटर का। टाइगर किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्रीडेटर का। और बता देते हैं प्ले किसका एग्जांपल हो जाएगा। प्ले का इसमें एग्जांपल हो जाएगा डियर। डियर। मतलब बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ, कार्निवोर्स जो हैं वो प्रीडेटर हैं। कार्निवोर जो है वो प्रीडेटर हैं। कार्निवोर जनरली प्रीडेटर, कार्निवोर्स जो हैं वो सभी के सभी क्या हैं, प्रीडेटर हैं। जितने भी कार्निवोर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, प्रीडेटर हैं। और जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो क्या है, प्ले हैं। तो वो क्या है, प्ले हैं। ठीक है। अब प्ले कुछ जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो प्ले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा थी ऑल प्ले आर हर्बीवोर्स, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी हर्बीवोर्स हैं, मतलब ऑल हर्बीवोर्स आर प्ले कार्निवोर्स के लिए। ठीक है। पर अगर प्लांट की देखूँ तो प्लांट में क्या हो जाएगा, प्लांट प्ले हो जाएगा। और बता देते हैं उस समय जो प्रीडेटर है, प्लांट प्रीडेटर कौन है, हर्बीवोर्स। तो उस समय हर्बीवोर्स क्या हो जाएंगे, प्रीडेटर्स हो जाएंगे। उस समय हर्बीवोर्स क्या हो जाएंगे, प्रीडेटर्स हो जाएंगे। ठीक है। अब ये लेस्पेट, अब ये मतलब इससे हम लोग तो क्या पता चला कि हम लोग तो इससे ये पता चला कि लेस्पेक्टिव मेजर करता है कि आपका पर्सपेक्टिव मेजर कर रहा है कि आप किसके लेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि कौन प्ले है कौन प्रीडेटर है। मैं हर्बी वोल्स को प्ले किसके लेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, कार्निवोर्स के। पर वहीं हर्बी वोल्स तो प्रीडेटर किसके लेस्पेक्ट में बोल दे रहा हूँ, प्लांट के। अब प्ले जो है वो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। प्ले जो है मतलब जिनका शिकार हो रहा है वो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। वो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। वो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। ओमनीवोर्स भी प्ले हो सकते हैं। ओमनीवोर्स भी प्ले हो सकते हैं। ओमनीवोर्स भी प्ले जो है वो हो सकते हैं। ओमनीवोर्स जो हैं वो भी प्ले हो सकते हैं। वैसे ही प्रीडेटर भी क्या हो सकता है, ओमनीवोर हो सकता है। कार्निवोर तो है ही प्रीडेटर। तो वो लेस्पेक्टिव मेजर करता है कि आप किसके लेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हर्बीवोर्स किसके लेस्पेक्ट में प्ले हैं, कार्निवोर्स के या ओमनीवोर्स के। ठीक है। लेस्पेक्ट में हर्बीवोर्स क्या है, प्ले है। और ये कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स प्ले, हर्बीवोर्स के लेस्पेक्ट में क्या है, प्रीडेटर है। पर वहीं अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट के लेस्पेक्ट में हर्बीवोर्स क्या है, प्रीडेटर है। फिर मैं बोलूँ कि कार्निवोर्स प्ले हैं तो इनके प्रीडेटर क्या होंगे, या तो ओमनीवोर्स होंगे या दूसरे कार्निवोर्स होंगे। तो ये मैटर करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में किसे प्ले और किसे प्रीडेटर बोल रहे हो। ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब अगर मैं प्रीडेटर के कुछ एग्जांपल लूँ जैसे डियर, यानी प्रीडेटर के एग्जांपल लूँ तो टाइगर हो गया। तो प्ले के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, डियर हो जाएगा। प्ले का एग्जांपल क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। वहीं अगर मैं प्रीडेटर का एग्जांपल लूँ स्पेलो, तो जो प्ले है उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सीड्स हो जाएगा। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सीड हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें लूँ टाइगर, अगर मैं इसमें लूँ टाइगर तो प्ले में एग्जांपल क्या हो जाएगा,
डियर, प्ले में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डियर। ठीक है, अब अगर मैं प्रीडेटर में एग्जाम्पल लूँ स्पेलो, अगर मैं प्रीडेटर में एग्जाम्पल लूँ स्पेलो, तो प्ले में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीड हो जाएगा। तो सीडी तो खाती है, जैसे लोग कटोरी में चावल भरते लगते हैं तो उसे खा जाती है। तो बहुत सी अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जनरल ले लिए सीड। फिर अगर मैं हर्बीवोरस एनिमल जैसे काऊ का एग्जाम्पल लूँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर काऊ प्रीडेटर है तो प्ले क्या हो जाएगी, घास, मतलब प्लांट, मतलब प्लांट, अरे प्लांट नहीं, पर जो वो खाती है वो तो प्लांट ही है ना। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीडेटर क्या कर रहा है, प्रीडेटर किल प्ले, एक पॉइंट यहाँ पे लिखना जरूरी है कि प्रीडेटर जो है, प्रीडेटर जो है, प्रीडेटर किल इज प्ले, प्रीडेटर किल्स इज प्ले, किल्स, प्रीडेटर किल्स इज प्ले। ठीक है, अपने प्ले को मारता है, अपने प्ले को मारता है। अब एनसीईआरटी एक बात और लिखती है कि प्रीडेटर जो है वो तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के जरूरी है। मैंने उस दिन भी समझाया था कैसे जरूरी है। जैसे इस राजस्थान तरफ ये मान्यता है कि वहाँ पे जो राजा लोग थे, वो उन लोग ने क्या किया, जो उन लोग ने टाइगर लॉयन ये सब का बहुत ज़्यादा शिकार किया, अंदर बहुत ज़्यादा शिकार किया। तो क्या हुआ कि टाइगर लॉयन ये सब क्या है, ये कार्निवोरस प्रीडेटर्स हैं। अब इनके प्ले क्या है, हर्बीवोरस एनिमल। तो जब कार्निवोरस प्रीडेटर गायब हो गए तो उनके जो प्ले थे हर्बीवोरस एनिमल, वो प्लांट पे पूरे चढ़ गए, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके कारण क्या हुआ, इकोसिस्टम जो है या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वहाँ का, वो अनबैलेंस हो गया। वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ से जो पेड़ थे वो सब गायब हो गए, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो वो सब क्या किए, प्लांटों पे बहुत ज़्यादा फीड करने लगे। ठीक है, तो उससे प्लांट जो है वो झेल नहीं पाए, प्लांट जो है वो झेल नहीं पाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रीडेटर जो है, प्रीडेटर जो है वो प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, प्रीडेटर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्रीडेटर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। मैं यहाँ पे सिर्फ प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल लिख दे रहा हूँ, आगे लिख सकते हैं आप कि इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, फिर हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर पॉपुलेशन क्या करता है, कीप करता है चेक ऑन, क्या कहते हैं, प्ले की पॉपुलेशन पे। प्रीडेटर जो है, प्रीडेटर की पॉपुलेशन कीप करती है चेक ऑन प्लेस पॉपुलेशन, या बोल सकते हैं predator keeps prey population under control, मतलब predator keeps prey population, prey population अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर लगता है। ठीक है, अंडर कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर लगता है। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी एक और चीज़ लिखती है कि प्रीडेटर जो है वो प्रूडेंट होता है, प्रीडेटर जो है वो प्रूडेंट होता है, प्रीडेटर क्या होता है, प्रूडेंट होता है, प्रीडेटर जो है वो क्या है, प्रूडेंट है, प्रीडेटर जो है वो प्रूडेंट है, वो क्या है, प्रूडेंट है, प्रूडेंट है मतलब होशियार है। वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि अगर लॉयन है तो वो सभी जितने भी उसे डियल दिखेंगे सबको मार के खा जाएगा, कि जंगल में बस इसी नाम से घूम रहा है लॉयन बोलते हुए, आज तो मैं बस पूरे हिरणों को मार के ही खा जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रूडेंट होने का मतलब होता है कि इंटेलिजेंट अबाउट इस फूड हैबिट, बोल सकते हो। ये प्रूडेंट मतलब होता है कि एक कॉन्शियस है उसके अंदर, यानी उसे वो कॉन्शियस है किसी ना किसी चीज़ को लेते ही, यानी वो इंटेलिजेंट है। अब वो कैसे, प्रीडेटर जो है, जैसे मैंने लॉयन था बोला,
तो लॉयन था ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में सभी हिरन तो मारेगा नहीं, जब उसे भूख लगेगी तो उसे एक हिरन दिखेगा उसे मार के खाएगा। मतलब वो क्या कर ले अपनी जो प्ले है प्रीडेटर जो है वो अपने प्ले को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर देला थी, जितने भी प्ले आ रहे सबको मार लूँ, ऐसा नहीं है। अगर उसे भूख नहीं लगी है तो वो नहीं मारेगा प्ले को, तो उसे पता है प्ले उसके लिए खाना है। अगर वो बहुत ज़्यादा मार देगा प्ले लॉस्ट हो जाएगा तो प्रीडेटर की भी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा, वो भी जी ज़्यादा नहीं पाएगा तो उसे खाना ही नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रीडेटर जो है वो प्रूडेंट बोलते हैं, मतलब होशियार है कि वो अपने प्ले को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, वो अपने प्ले को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, जितनी उसे ज़रूरत है उतने ही प्ले मार रहा है, उतने ही प्ले मार रहा है। ठीक है, तो ये कौन बोलता है? एनसीईआरटी बोलती है कि प्रीडेटर जो है वो प्रूडेंट है, मतलब कि होशियार है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि प्ले बस इंतज़ार करते बैठेगा कि प्रीडेटर आए उसे मारे, प्ले को भी तो अपनी जान प्यारी है, प्ले को भी तो अपनी जान प्यारी है। तो प्ले में क्या होता है, एडेप्टेशंस दिखते हैं, प्ले में कुछ मॉडिफिकेशंस दिखते हैं। प्ले में अल्लाह बोल सकते हैं एडेप्टेशंस दिख रहे हैं या मॉडिफिकेशन, बोल सकते हैं एडेप्टेशंस हैं या मॉडिफिकेशंस दिखते हैं। मतलब एडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस दिखते हैं। कैसे? अगर मैं पहला एग्जांपल लूँ तो जैसे प्ले जो है, बहुत से प्ले जो है वो कैमोफ्लेज नाम की टेक्निक यूज़ करते हैं। कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज होता है कि एनवायरनमेंट, जो उनके एनवायरनमेंट है उसके साथ मिल जाना ताकि इजीली विजिबल ना हो। मिल जाना मतलब वो अपने बॉडी का कलर इस हिसाब का लगते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में वो पाए जाते हैं उसमें उनका प्ले यानी उनका प्रेडेटर उन्हें आसानी से नोटिस ना कर सके। ज़्यादा अपने और एनवायरनमेंट के बीच में कलर डिफरेंस नहीं लगते, बहुत ज़्यादा सिमिलर कलर होता है उनका। ये बाई इवोल्यूशन कैमोफ्लेज आ सकता है या वो प्रीडेटर को देख के अपना कलर बदल सकते हैं, जैसे कैमेलियन है वो बदलता है, जैसे फ्लॉग होता है वो बदलता है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब थोड़ा थोड़ा कलर बदल लेते हैं जब उन्हें नज़र आता है कि उनका प्रीडेटर आसपास है, ताकि वो आसानी से विजिबल ना हो अपने प्रीडेटर में को। ठीक है, तो इसमें बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा कि सम स्पीसीज, कैमोफ्लेज के अंदर लिखना है, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्लॉग, some species of insects and frog, some species of insects and frog are calyptically are calyptically CRY तो पूरा क्या होगा? क्लिप्टिकली की स्पेलिंग CRYPTICALLY, क्लिप्टिकली कलर्ड ब्रैकेट में कैमोफ्लेज्ड मतलब कि कैमोफ्लेज के पीछे एक सिर्फ डी लगाना है, कैमोफ्लेज्ड टू अवॉइड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बीइंग डिटेक्टेड easily by the predator easily by the predator मतलब some species of insects and frog are cryptically colored camouflage bracket में camouflage to avoid being detected easily by the predator। ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स या फ्लॉक की स्पीशीज लेती हैं जो क्या लेती हैं? क्लिप्टिकली कलर्ड लेती है। क्लिप्टिकली कलर मतलब अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर्ड लेती हैं, कैमोफ्लेज्ड लेती हैं, ताकि वो आसानी से डिटेक्ट ना की जा सके उनके प्रीडेटर के द्वारा। ठीक है, दूसरा आता है दूसरा आता है दूसरा आता है दूसरा आता है मिमिक्री। मिमिक्री कैसे? अब ऐसा है कि मिमिक्री, ठीक है, मिमिक्री। अब ऐसा है कि जो प्ले है उसे पता है कि प्रीडेटर कुछ एनिमल्स के ऊपर फीड नहीं करता, उसे पता है कि कुछ एनिमल्स के ऊपर फीड नहीं करता, जबकि कर सकता है पर फीड नहीं करता, उन्हें अवॉइड करता है किसी ना किसी कारणवश। तो जो प्ले है वो उन एनिमल्स की तरह मिमिक करने लग जाता है, उस एनिमल की तरह दिखने लग जाता है या काम करने लग जाता है, ताकि उसके प्रीडेटर तो लगे कि ये वो एनिमल है, और प्ले यानी प्रीडेटर उसे वो करे, अवॉइड करे, उसे
अवॉइड कर ले, एक ही बार में उस पर झपटा ना मारे, प्रीडेटर को भी समय लग जाए समझने के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल में कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश में पढ़ते हैं, बटरफ्लाई वाला चैप्टर, उसमें पढ़ते हैं कि एक होती है मोनार्च बटरफ्लाई और एक होती है गोल्डन बटरफ्लाई। तो मोनार्च बटरफ्लाई क्या रहती है, डिस्टेस्टफुल रहती है। क्या रहती है, डिस्टेस्टफुल रहती है, मतलब कि कड़वी रहती है बर्ड्स के लिए। और गोल्डन बटरफ्लाई तो बर्ड्स फीड करते हैं, तो ये डिस्टेस्टफुल नहीं रहती। तो गोल्डन बटरफ्लाई अपना बॉडी शेप और कलर किसकी तरह कर लेती है, मोनार्च बटरफ्लाई की तरह, ताकि जो बर्ड्स हैं वो गोल्डन बटरफ्लाई को देख के कंफ्यूज हो जाए कि ये मोनार्च बटरफ्लाई तो नहीं, और गोल्डन बटरफ्लाई के ऊपर एक ही बार में ना टूट पड़े, उन्हें भी समझने में समय लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यानी गोल्डन बटरफ्लाई क्या की, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म देखी जिसके ऊपर उसके जो प्रेडेटर हैं वो खा सकते, फीड कर सकते, पर कर नहीं रहे, और वो गोल्डन बटरफ्लाई उसी ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लगी, काम करने लगी। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिए द प्ले मिमिक, मिमिक्री के अंदर द play mimic like the organism, play mimic like the organism which is least likely to be eaten by play यानी by predator, to be eaten by predator, to be eaten by predator। तो क्या है, play mimic like the organism which is least likely which is least likely to be eaten by predator, play mimic like the organism which is least likely to be eaten by predator। ठीक है, अब आता है केमिकल डिफरेंस। ये तो हो गए 3 फिजिकल डिफरेंस या कलर बाहर के अपीयरेंस के आधार पे डिफरेंस। एक होता है केमिकल डिफरेंस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे वो डेवलप कर लेते हैं केमिकल्स अपने अंदर, जिसके कारण उनके जो प्रीडेटर्स हो सकते थे या उनके जो प्रीडेटर्स हैं वो उन्हें अवॉइड करने लग जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है, ताकि वो, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ केमिकल्स सिक्रेट कर लिए हैं, अपने अंदर कुछ केमिकल बना लिए हैं। उनके कारण क्या हो रहा है, ये जो केमिकल है ये हार्मफुल है किसके लिए, प्रीडेटर के लिए। तो प्रीडेटर क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है इसके ऊपर फीड करना। ठीक है, जैसे मैंने बोला थी मोनार्च बटरफ्लाई जो है, मोनार्च बटरफ्लाई जो है, मोनार्च बटरफ्लाई जो है वो डिस्टेस्टफुल होती है। अब ऐसा क्या है, आ गया मोनार्च बटरफ्लाई में थी वो डिस्टेस्टफुल है। असल में मोनार्च बटरफ्लाई जब कैटरपिलर फॉर्म में लेती है, जब मोनार्च बटरफ्लाई कैटरपिलर फॉर्म में लेती है, तो वो एक पॉइजनस वीड के ऊपर क्या करती है, फीड करती है, जिसके कारण क्या होता है उसकी बॉडी में एक टॉक्सिन या एक बोल सकते हैं स्पेशल केमिकल सिक्रेट हो जाता है। और ये असल में पॉइजनस ना होते, ये क्या हो जाता है, डिस्टेस्टफुल हो जाता है। तो वो प्ले के ऊपर प्रीडेटर काम करने से मना कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर फीड करने से मना कर देते हैं। तो ये क्या रहती है, डिस्टेस्टफुल रहती है, डिस्टेस्टफुल। ये क्या रहती है, डिस्टेस्टफुल रहती है। ठीक है, डिस्टेस्टफुल रहती है, तो इसके ऊपर बर्ड इसे खाना पसंद नहीं करती। तो इसमें लिखिए केमिकल डिफरेंस में, some are poisonous some are poisonous and some are highly distasteful, some are poisonous and some are highly distasteful, therefore avoid therefore avoided therefore avoided by the predators। predators के बगल में एग्जाम्पल में लिख लीजिए बस, प्रीडेटर्स के बगल में एग्जाम्पल में लिख लीजिए बस ब्लैकेट में, और ये बस किसके लिए एग्जाम्पल है, प्रीडेटर्स के एग्जाम्पल है। तो और नीचे आके केमिकल डिफरेंस में लिख लीजिए एग्जाम्पल में सेकंड पॉइंट केमिकल डिफरेंस था, मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल, मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल। ठीक है, अब आता है फोल्ट, अब आता है फोल्ट। फोल्ट होता है प्लांट। प्लांट जो है वो क्या है, प्ले है, किसके रेस्पेक्ट में, प्लांट जो है वो प्ले है किसके रेस्पेक्ट में, हर्बीवोरस प्रीडेटर्स के रेस्पेक्ट में,
हर्बीवोर्स क्या है, इसके ऊपर प्रीडेटर है। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फाइटोफेगस इंसेक्ट। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटोफेगस इंसेक्ट। फाइटोफेगस इंसेक्ट, फाइटोफेगस इंसेक्ट बोलते हैं इन्हें हम लोग, क्या बोलते हैं इन्हें, फाइटोफेगस इंसेक्ट। फाइटोफेगस इंसेक्ट ये कैसे इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट तो इनका खाना होता है, ये प्लांट तो खाते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, फाइटोफेगस इंसेक्ट। ये क्या है, ये प्रीडेटर हैं प्लांट के। और हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वो भी प्लांट के प्रीडेटर होते हैं। तो प्लांट तो अपने प्रीडेटर से दूर नहीं भाग सकता, ये तो इमोबाइल है। अगर मैं देखूँ तो मोनार्च बटरफ्लाई, फ्लॉग, कैमेलियन, ये सब तो दूर भाग सकते हैं अपने प्रीडेटर से, पर प्लांट जो है वो अपने प्रीडेटर से दूर तो भाग नहीं सकता, यानी ये इमोबाइल है, कैन नॉट लर्न अवे फ्रॉम हिज प्रीडेटर। तो इसने, है ना, बहुत मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस बना लिए, बहुत मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस बना लिए। पर एनसीईआरटी इसके लिए लाइन यूज करती है, इवॉल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। मतलब बहुत अच्छी, बहुत आश्चर्यजनक कल देने वाली वेराइटीज, मतलब अलग अलग भेद भेदी के बनाए हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब शारीरिक, और केमिकल मतलब रासायनिक डिफेंस। शारीरिक और रासायनिक डिफेंस, मतलब मॉर्फोलॉजिकल मतलब आपके आउटर अपीयरेंस, और केमिकल मतलब आपके अंदर कोई रसायन है उसके आधार पे जो डिफेंस है वो बहुत भांति भांति के बनाए। एक्सटोनिशन वेलाइटी मतलब एक आश्चर्यजनक कल देने वाली वेलाइटी में बनाए हैं, कि बहुत ज़्यादा वेलाइटी इनमें पाई जाती है। तो जो इसके, ये दो लाइन लिख लीजिए थी, इसके प्रीडेटर कौन है, हर्बीवोर्स और फाइटोफेगस। फिर उसके नीचे लिख लेना कि कैन नॉट लर्न अवे फ्रॉम प्रीडेटर, therefore evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense। Evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense। फिर तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, थॉर्न मतलब कांटे, थॉर्न, इसका एग्जाम्पल क्या है, एकसिया, मतलब ECACIA। एकसिया में क्या दिखता है, थॉर्न्स दिखते हैं। कैक्टस, कैक्टस में क्या दिखते हैं, थॉर्न दिखते हैं। और थॉर्न क्या है, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। फिर सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, some plant produce and store chemical that make herbivores sick, comma, inhibit feeding or digestion, comma, disrupts reproduction, or even kill it। मतलब कुछ प्लांट ऐसे केमिकल्स बनाते हैं और अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं कि अगर वो उन्हें हर्बीवोरस प्लांट खा लें, तो हर्बीवोरस यानी हर्बीवोरस प्लांट या हर्बीवोरस एनिमल्स खा लें, तो वो क्या हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे, मतलब बीमार हो जाएंगे। और या तो वो बीमार हो जाएंगे, या ये उनके डाइजेशन के ऊपर इफेक्ट करेगा, उनमें फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वैसे ही वो बीमार हो जाएंगे। या ये उनके रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी में ऑल्टर कर देगा कि वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर पाए ऐसे। इसीलिए, या ये हाईली पॉइजनस होगा तो उन्हें मार देगा, इसीलिए जो वो है प्रेडेटर, जो हर्बीवोरस प्लांट और फाइटोफेगस इंसेक्ट, ये उन प्लांट्स के ऊपर फीड करने से अवॉइड करते हैं। अब पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, पांचवा एडेप्टेशन क्या हो जाएगा, कैलोथोलोपिस वीड। कैलोथोलोपिस वीड, कैलोथोलोपिस वीड, कैलोथोलोपिस वीड, कैलोथोलोपिस वीड। अब ये कैलोथोलोपिस वीड क्या करती है, ये हाईली पॉइजनस, ये इत्यादि वीड होती है, ये हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को सिक्रीट करती है। हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस की
हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये केमिकल का नाम है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब ये केमिकल कैसा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसका नाम है, और बता देते हैं। बेसिकली कार्डियक क्या है, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों में यूज होता है। मतलब ये कैसा पॉइजन है जो हार्ट के ऊपर काम करता है, मतलब दिल, हार्ट के ऊपर काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसका नाम जानना है। इसीलिए जो हर्बीवोरस प्लांट है जैसे कैटल और गोट, इनके ऊपर ब्लाउस मतलब इन्हें इनके ऊपर फीड करने से अवॉइड करते हैं। तो नाम क्या है, कैलोथोलोपिस वीड। ये क्या प्रोड्यूस करती है, हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है, एक तरह का पॉइजन है, टॉक्सिन है, जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो सिर्फ नाम जानना ही इसका इम्पोर्टेंट है। फिर एनसीईआरटी लिखती है, देयरफॉर कैटल और गोट, नो कैटल और गोट आर सीन ब्लाउजिंग अराउंड और ऑन दिस प्लांट, मतलब इसके आसपास भी नहीं भटकते वो, ना इसके ऊपर वो करते ताते थे ब्लाउज करते, मतलब ना इसे खाते हैं। ठीक है, तो प्रीडेशन में बस इतना ही था। वापस से रिवाइज कर लेते थे। ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। इसमें पॉजिटिव मतलब किसके लिए फायदा है, प्रीडेटर के लिए। नेगेटिव किसके लिए, प्ले के लिए। अगर प्रीडेटर का एग्जांपल लूँ मैं टाइगर, तो प्ले का एग्जांपल हो जाता है डियर। अगर मैं प्रीडेटर का एग्जांपल लूँ स्पेलो, तो प्ले का एग्जांपल हो जाता है सीड। अगर मैं प्रीडेटर का एग्जांपल लूँ काऊ, तो प्ले का एग्जांपल हो जाता है प्लांट। फिर जो प्रीडेटर है वो अपने ही प्ले को मार देता है, प्रीडेटर जो है वो अपने प्ले को मार देता है। और प्रीडेटर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए। कैसे, जो प्ले है वो लगता है प्ले की जो प्रीडेटर है वो प्ले की पॉपुलेशन तो अंडर कंट्रोल लगता है, जिससे प्ले की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ती है और इकोलॉजी कल बैलेंस बने रहता है। अब प्ले जो है यानी प्रीडेटर जो है वो प्रूडेंट है, मतलब कि वो अपने प्ले को एक साथ नहीं मार देता। तो वो अब उसे पता है कि अगर वो प्ले को एक साथ मार देगा तो उसके भी खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसके लिए प्रीडेटर जो है वो प्ले को एक साथ में नहीं मारता, मतलब वो प्रूडेंट है, इंटेलिजेंट है। अब प्ले भी तो बेहतर तो नहीं रहेगा कि प्रीडेटर उसे आते खा जाला है। प्ले क्या करेगा, कुछ एडेप्टेशन शो करेगा, जैसे कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में क्या होता है, वो अपनी एनवायरनमेंट की तरह कलर्ड हो जाता है, अपने एनवायरनमेंट की सिमिलर कलर ले आता है, जिससे वो इजीली विजिबल नहीं होता अपने प्रीडेटर को। तो इसमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स या फ्लॉग की स्पीसीज क्या करती, क्लिप्टिकली कलर लेती हैं, जिससे वो अपने प्रीडेटर को इजीली विजिबल नहीं होते। फिर आता है मिमिक्री। मिमिक्री में क्या होता है, प्ले जो है वो ऐसे एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऐसे एक ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने या काम करने लग जाता है, जिसे उसका प्रीडेटर अवॉइड करता है। जैसे गोल्डन बटरफ्लाई किसकी तरह दिखने लग जाती है, मोनाल्स बटरफ्लाई की तरह। क्यों, तो जो बर्ड्स हैं वो मोनाल्स बटरफ्लाई तो अवॉइड करते, तो मोनाल्स बटरफ्लाई है डिस्टेस्टफुल। तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म या तो पॉइजन जनरेट कर लेते हैं, मतलब कुछ प्ले या तो पॉइजन जनरेट कर लेते हैं, या डिस्टेस्टफुल हो जाते हैं, मतलब कि स्वादिष्ट नहीं रहते, एकदम कड़वे कड़वे हो जाते हैं, जिससे खाने से प्रीडेटर का भी मुंह प्लस लाइफ को थ्रेट हो जाता है। इसी नाम से जो प्रीडेटर है वो अवॉइड करते हैं इन्हें अवॉइड करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल। ठीक है, अब मोनार्च बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल क्यों हुई, तो मोनार्च बटरफ्लाई लार्वल स्टेज में एक ऐसे पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करती है, जिसके कारण उसके अंदर एक स्पेशल केमिकल बनने लग जाता है। ये केमिकल पॉइजन तो नहीं होता, पर ये उसे हाईली डिस्टेस्टफुल बना देता है। फिर प्लांट के ऊपर आते हैं, तो प्लांट प्रीडेटर कौन है, हर्बीवोरस एनिमल्स एंड फाइटोफेगस इंसेक्ट। फाइटोफेगस इंसेक्ट। अब प्लांट ये किस वजह से लेता है स्टेक है, ये प्रीडेटर से दूर तो भाग नहीं सकता, इसीलिए इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफरेंस इवॉल्व हुए हैं। जिसका एग्जाम्पल जो है वो हो जाता है थॉर्न। किस में दिखता है, एकेसिया ACACIA, एकेसिया और कैक्टस में। और थॉर्न को ये भी बोला जाता है कि ये मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस होता है, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस होता है। दूसरा आ जाता है, कुछ प्लांट ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर लेते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जो हर्बीवोर्स को सिक बनाते हैं, मतलब उन्हें
उनकी तबीयत खराब करते हैं, उनके फीडिंग और डाइजेशन में डिसरप्शन लाते हैं और उनके लिपोडक्शन में भी इफेक्ट लाते हैं, या वो जो उनके प्रीडेटर है उन्हें मार ही देते हैं। फिर पांचवा क्या आता है एडेप्टेशन में, कैलोथोलोपिस वीड का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैलोथोलोपिस वीड एक हाईली पॉइजनस सब्सटेंस बनाती है जिसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनने के कारण, हाईली पॉइजनस होने के कारण इसके ऊपर कोई भी गाय भैंस या बकरी फीड करते हुए नहीं दिखती, इसके आसपास भी घूमते हुए नहीं दिखती। ठीक है, तो प्रीडेशन में बस इतना सही था। अब आता है कंपटीशन। कंपटीशन कैसा इंटरैक्शन है? ये है बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन। ये कैसा इंटरैक्शन है? नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन है। मतलब इसमें दोनों स्पीसीज जो पार्टिसिपेट कर लिए दोनों को ही नुकसान हो रहा है, दोनों को ही नुकसान हो रहा है। तो फिर वो दोनों पार्टिसिपेट क्यों कर लिए? तो थी वो दोनों एक ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उन्हें सेम रिसोर्सेस शेयर करने हैं, उन्हें सेम रिसोर्सेस शेयर करने हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हर कोई स्पीसीज अपने लिए ज़्यादा रिसोर्स लेना चाहेगी। मतलब रिसोर्स के ऊपर डोमिनेशन दिखाने के लिए क्या करते हैं वो आपस में कम्पीट करने लगते हैं, आपस में कम्पीट करने लगते हैं, आपस में कम्पीट करने लगते हैं, जिसके कारण ये नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाता है, इसके कारण ये नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाता है। अब डार्विन का क्या मानना था? डार्विन किस चीज़ से हाईली कन्विंस्ड था? डार्विन हाईली कन्विंस्ड था कि जो ये इंटर स्पीसीज कॉम्पिटिशन है, जो ये इंटर स्पीसीज कंपटीशन है, जिसे वो बोलता था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पीसीज या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, मतलब जो दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन है, यही पोटेंट फोर्स है, मतलब ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन की आपस में compete करने के लिए ही जो स्पीसीज है वो इवॉल्व होती रही हैं। ये डार्विन का मानना था, ये डार्विन का मानना था। डार्विन तो बोलता था कि इवोल्यूशन जो है वो तो होना ही है, ऑब्वियस ही बात है, ये तो हर कोई पता है, तो समय के अनुसार हर चीज़ को चेंज होना ही है। तो डार्विन का ये मानना था कि जो इवोल्यूशन आ रहा है या आता है उसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है या उसके लिए जो पोटेंट फोर्स है वो कौन है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब कि इंटर स्पीसीज कंपटीशन, मतलब दो स्पीसीज के बीच का कंपटीशन सेम रिसोर्सेज के लिए। तो ये डार्विन का मानना था कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वही द ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन था, वही द ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन था, वही द ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन था, वही द ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन था। ठीक है, वही द ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन था। तो ये डार्विन का मानना था। फिर और भी साइंटिस्ट हैं, उन लोग की अलग अलग मान्यता थी इवोल्यूशन के लिए। पर ये डार्विन एक चीज़ से तो कन्विंस था कि इंटर स्पीसीज जो कंपटीशन है वो पोटेंट फोर्स है। वो क्या है? पोटेंट फोर्स है, मतलब कि वही इवोल्यूशन तो चलाए जा रही है, चलाए जा रही है, चलाए जा रही है। इवोल्यूशन किसी पॉइंट पे आते लुक क्यों नहीं रहा? तो थी डार्विन उस चीज़ का आंसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से देता था कि दो स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए compete करती है, तो उनके बीच में एक कंपटीशन जारी हो जाता है कि मुझे इसके ऊपर ज़्यादा वो करना है, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा अपना अधिकार चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से इवॉल्व होने लगती है ताकि ज़्यादा वो पा पाए, ज़्यादा गेन हो उन्हें उन रिसोर्सेज से, या उस रिसोर्स का ज़्यादा पार्ट उन्हें मिल पाए। ठीक है। अब ये जनरली माना जाता था, जनरल बिलीफ क्या है? जनरल बिलीफ क्या है? जनरल बिलीफ क्या है? जनरल बिलीफ ये है, जनरल बिलीफ ये है कि जो वो है कौन ताते थे, जनरली ये माना जाता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वही कॉम्पीट करती है। मतलब जो इवोल्यूशन के हिसाब से, ये जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वही compete करती है कंपटीशन में आपस में। मतलब कि जैसे मैं बोल सकता हूँ हाथी और ह्यूमन थोड़ी compete करेंगे रिसोर्सेज के लिए, तो दोनों ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है, पर मैं बोल सकता हूँ जो वो है कौन, मंकी और ह्यूमन जो है उनके बीच में कंपटीशन दिख सकता है ताते है रिसोर्सेज के लिए। तो जनरल बिलीफ ये है कि जो कंपटीशन है वो किन के बीच में आ रहा है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में। पर ये गलत था,
जो कंपटीशन है वो टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज में भी दिख जाता है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन दिख जाता है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन दिख जाता है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज में भी दिख जाता है, अनरिलेटेड स्पीसीज में भी ये कंपटीशन दिख जाता है। अब जो इसका एग्जांपल कैसे दिया, इसका एग्जांपल ऐसे दिया थी जो साउथ अमेरिका के सैलो लेक्स के, मतलब ऐसे लेक जो ज़्यादा गहरे नहीं है, ऐसे लेक जो ज़्यादा गहरे नहीं है, जो ज़्यादा गहरे नहीं है, क्लोजली अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन दिख रहा है, क्लोजली अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कंपटीशन दिख रहा है। ये आपस में सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर ले, compete कर ले, ये इनके बीच में क्या दिख रहा है, कंपटीशन दिख रहा है, इनके बीच में कंपटीशन दिख रहा है, ठीक है, इनके बीच में कंपटीशन दिख रहा है। अब इसका एग्जांपल कैसे दिया गया, इसका एग्जांपल दिया गया थी नॉर्थ अमेरिका के जो सैलो लेक्स थे, सैलो लेक्स मतलब ऐसे लेक्स जो ज़्यादा गहरे नहीं है, जो ज़्यादा गहरे नहीं है, वहाँ पे क्या होता था, फ्लेमिंगोस आते थे, फ्लेमिंगोस आते थे, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के जो सैलो लेक्स थे, मतलब सैलो लेक्स थे, वहाँ पे मतलब ऐसे लेक जो ज़्यादा गहरे नहीं होते, वहाँ पे क्या होता था, कुछ समय के लिए फ्लेमिंगोस आते थे, वहाँ पे क्या होता था, कुछ समय के लिए फ्लेमिंगोस आते थे, कुछ समय के लिए क्या आते थे, फ्लेमिंगोस आते थे, फ्लेमिंगो एक बर्ड है, और वहाँ की जो रेसिडेंट फिशेस थी, मतलब लेक है, तो वहाँ पे तो फिशेस लाएंगी, वहाँ पे तो वो लाएंगी कौन, फिशेस लाएंगी, तो वहाँ की जो रेसिडेंट फिशेस थी उनके बीच में खाने के लिए क्या होता था, कंपटीशन होता था, क्या होता था, कंपटीशन होता था, क्योंकि दोनों किसके ऊपर फीड करते, दोनों जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं, दोनों किसके ऊपर फीड करते, दोनों ही जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते, किसके ऊपर, जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते, दोनों ही जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं, जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते, तो दोनों के लिए रिसोर्स एक ही था, दोनों को कॉमन रिसोर्स शेयर करने थे, और दोनों तो अनरिलेटेड स्पीसीज है, तो दोनों के बीच में भी क्या आ गया, दोनों के बीच में भी क्या आ गया, कंपटीशन आ गया। अब तीसरी बात जो देते गई थी, रिसोर्स को लिमिटेड नहीं होना चाहिए, रिसोर्स डू नॉट नीड टू बी लिमिटेड फॉर द कंपटीशन टू अकर, मतलब थी ऐसा नहीं है कि रिसोर्स जब लिमिटेड लाएंगे तभी कंपटीशन होगा, जब रिसोर्स अनलिमिटेड लाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में भी लाएंगे, तब भी दो अलग अलग स्पीसीज आपस में compete कर जाएंगे, तब भी दो अलग अलग स्पीसीज आपस में compete कर जाएंगे, तो रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी limited, resources need not to be limited, need not to be limited, uh, not to be limited, उन्हें लिमिटेड होने की ज़रूरत नहीं, टू बी लिमिटेड, उन्हें लिमिटेड होने की ज़रूरत नहीं कंपटीशन के लिए। अल्लाह तो लगता है कि जनरली जब रिसोर्स की कमी होगी तभी तो वो रहेंगे, ऐसा नहीं है, चाहते थे अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तब भी compete कर जाते हैं, तो इससे अपना डोमिनेशन दिखाना रहता है इंडिया में, मतलब इसे कैसे समझ सकते हैं, इसे है ना, लोग एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेट होल एक्सपेरिमेंट, रेड होल एक्सपेरिमेंट, मतलब कि रिसोर्सेस की कमी नहीं होनी चाहिए कंपटीशन के लिए, मतलब अल्लाह तो लगता है कि जब रिसोर्सेस कम लेंगे तभी कंपटीशन होगा, ऐसा नहीं है, जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड लेंगे, बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट लेंगे, तब भी जो स्पीसीज है वो compete कर जाती है, तो इसका एग्जांपल हम लोग किससे ले सकते हैं, यानी कैसे समझ सकते हैं, एक वो होता है क्या कि एक वो होता है, एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे हम लोग बोलते हैं लेटोल एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि पहले एक लेट होल लिया गया, मतलब जहाँ पे लेट लेते हैं उसमें दो लेट लो तो रखा गया है, एक मेल और फीमेल, ठीक है, और उन्हें अनलिमिटेड खाना दिया गया, मतलब कि जितना उन लोग खा ले उतना खाना दिया गया, तो वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर लेंगे, उनके 30 दिन में ही बहुत सारे बच्चे हो गए, 30 दिन में ही बहुत सारे बच्चे हो गए। अब पॉपुलेशन बढ़ गई, अब पॉपुलेशन बढ़ गई पर वो एक ही एरिया में रह रहे थे और सेम स्पीसीज थी, तब भी क्या हुआ कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो दिए जा रहे थे, खाना अनलिमिटेड दिए जा रहे थे, तो आपस में तो वो नहीं होना था, आपस में तो कंपटीशन नहीं होना था, पर आपस में उनके बीच में कंपटीशन चालू हो गया थी, जो वो थे कौन, जो चूहे ताकतवर थे, जो चूहे ताकतवर थे वो क्या थे,
वो उस रिसोर्सेज के ऊपर जो उन्हें लोच दिया जा रहा है, अनलिमिटेड दिया जा रहा है, उसके ऊपर अपना कब्जा जमाते बैठ गए थे। जो वो जो ताकतवर चूहे थे वो उस रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा जमाते बैठ गए थे, और जो वीक थे, जो कमजोर थे, वो एक कोने में ग्रुप में पले रहे। ऐसे करते करते उनके बीच में भी वो हायरार्की बनाने लग गए थे, जबकि रिसोर्स जो थी वो अनलिमिटेड थी। सिर्फ ये क्यों हुआ, तो वो एक एरिया में ले लेते, वो एक एरिया में ले लेते। तो यहाँ पे तो मैं एक स्पीसीज की बात किया जिसके मेंबर्स ही आपस में लड़ पड़े। अब अगर एक एरिया में बहुत अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होने लगी, बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने लगे, तो वो तो कितना लड़ लेंगे आपस में, जबकि रिसोर्सेज जो लेंगी वो अनलिमिटेड लेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रिसोर्स की आपको कमी होनी चाहिए तभी आप लड़ोगे। अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड है ना, तब भी आप आपस में लड़ लोगे। बस आपको एक एरिया में प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। बस आपको एक एरिया में प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। अब क्या होता है कि अब एनसीईआरटी एक टर्म यूज़ करती है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन मतलब इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन ऐसा कंपटीशन आप ऐसा कंपटीशन जिसमें आप दूसरे की लाइफ साइकिल में इंटरफेयर कर लें, जिसमें आप दूसरे की लाइफ साइकिल में इंटरफेयर कर लें, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसमें क्या होता है, जो फीड इन एफिशिएंसी, मतलब फीड इन एफिशिएंसी जो है एक स्पीसीज की, वो अफेक्ट होती है इनहिबिटी या इंटरफेरेंस प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ द रिसोर्स आर अबंडेंट। अब यहाँ पे कंपटीशन में रिसोर्स का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है, पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पे रिसोर्स का मतलब हो जाता है जगह, रिसोर्स का मतलब हो जाता है जगह, पहले आ जाता है फूड, मतलब कि खाना उसे अच्छे से मिले, और उसे जगह अच्छे से मिले। ऐसा नहीं कि जगह उसे कम पड़ ली, जैसे मैंने वो लेथ होल वाला एग्जांपल लिया था, उसमें भी जो स्पेस है वो सफिशिएंट थी एक सभी के लिए, मतलब कि उसमें भी उन्हें स्पेस जो है वो अच्छी खासी दी हुई थी, स्पेस जो है वो अच्छी खासी दी हुई थी। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो फीडिंग एफिशिएंसी है एक स्पीसीज की, वो कम हो जाती है ड्यू टू द इंटरफेरेंस और द इंटरफेरिंग एबिलिटी, या या बोल सकते हैं इनिबिटी प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब कि दूसरी स्पीसीज के प्रेजेंट होने के नाम से किसी एक स्पीसीज की फीडिंग हैबिट जो है वो बदल गई, या फीडिंग हैबिट है वो कम हो गई। पहले अगर वो ज़्यादा खाना खाता था तो किसी और की प्रेजेंस में वो कम खाना खा रहा है, या वो खाने का टाइम बदल लिया, वो खाना अलग अलग रूप से खा रहा है, मतलब कि पहले एक ही बार में 10 रोटी खाता था, अब दो दो करते 8 बार खा, दो दो करके 5 बार खा रहा है। तो ये जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो इफेक्ट हुई ना एक स्पीसीज की इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। अब जो अदर स्पीसीज की प्रेजेंस के नाम से क्या हो रहा है, एक की फीडिंग एफिशिएंसी क्या हो रही, इफेक्ट हो रही, इसीलिए उसकी प्रेजेंस, उसका वहाँ प्रेजेंस होने तो क्या बोला है, इंटरफेरिंग प्रेजेंस या इनिबिटरी प्रेजेंस। मतलब जो उसकी फीडिंग को, मतलब उसके खाना खाने तो इनिबिट कर रहा है, मतलब लो करा है, या उसके खाना खाने में इंटरफेयर कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। तो उसके कंपटीशन, उसके प्रेजेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलिए, एनसीईआरटी इनिबिटी और या इंटरफेरिंग प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ द रिसोर्सेज आर अबंडेंट, मतलब कि फूड और रिसोर्स अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तब भी जो इंटरफेरेंस तो होगा ही। क्यों हो रहा है, वही बात है, तो कि एक ही एरिया में प्रेजेंट है, अगर वो अलग अलग एरिया में प्रेजेंट होते तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो एट द एंड में कंपटीशन का सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या निकाल सकता हूँ, एट द एंड सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या निकाल सकता हूँ, तो कि मैं ना ये लिख सकता कि क्लोजिवली रिलेटेड स्पीसीज में होता है, तो कि बहुत अलग अलग स्पीसीज में हो जाता है, जो टोटली अनरिलेटेड रहती है उनमें भी हो जाता है। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है कि कंपटीशन तभी हो रहा है जब रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स अबंडेंट है तब भी कंपटीशन हो रहा है। अब कंपटीशन में ये हो रहा है कि जैसे इंटरफेरेंस कंपटीशन जो होता है, मतलब आप जिसमें दूसरे की लाइफ साइकिल में इंटरफेयर करने लग जाते हो, उसमें क्या हो रहा है कि फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की इफेक्ट हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। तो बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, बेस्ट डेफिनेशन कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है, एक ऑर्गेनिज्म का जो वो है बॉडी का प्रोसेस और स्ट्रक्चर, वो इफेक्ट हो रहा है, और वो इफेक्ट हो रहा है, अच्छा खासा इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। कर लो क्या लिख सकते, कंपटीशन, कंपटीशन, इसे पूरा कर लेना। कंपटीशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, कंपटीशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस, कंपटीशन इज अ प्रोसेस, कंपटीशन क्या है, एक प्रोसेस है, इन विच, जिसमें, इन विच, जिसमें द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, एक स्पीसीज की जो फिटनेस है, द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज is significant of one species, is significantly, यार ये one species is significantly मतलब कि अच्छा खासा, is significantly, is significantly, is significantly, is significantly lower, significantly क्या रहता है, लोअर रहता है, कम रहता है, लोअर देन, यानी लोअर ड्यू, और देन यू ड्यू, lower due to the presence of, due to the presence of other species, due to the presence of another species, another species, due to the presence of another species, another species। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, ये कंपटीशन की बेस्ट डेफिनेशन हो सकती है। अब फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज किस रूप में मेजर की जाती है, इस चैप्टर की एनसीईआरटी बोलती है कि फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज मेजर की जाती है आर के फॉर्म में। आर क्या है, इंटेलेंसिक, इंटेलेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इंटेलेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज मतलब, इंटेलेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इंटेलेंसिक होता है मतलब इंटरनल, इंटरनल रेट ऑफ इंक्रीज मतलब कि अंदर से जो इंक्रीज आता है, तो दी बॉडी जब इंक्रीज करती है चाहे नंबर में, तो एक अर्ज आता है अंदर से, एक अर्ज आता है कि मुझे अब ग्लो करना है, मुझे इंक्रीज करना है साइज में और नंबर्स में ना, रिप्रोड्यूस करना है। तो ये जो इंटेंसिव रेट ऑफ इंक्रीज जो है आर के फॉर्म में ये मेजर किया जाता है। ठीक है, ये फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज। तो अगर उसका इंटेलेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज अगर अच्छा है, मतलब वो स्पीसीज की फिटनेस अच्छी है, मतलब वो रिप्रोड्यूस करना चाह रही है, वो अपने नंबर को इंक्रीज करना चाह रही है, प्लस वो अपने बॉडी साइज को इंक्रीज करना चाह रही है, ये हो सकता है। तो ये जो फिटनेस है एक स्पीसीज का, वो इफेक्ट हो रहा है, सिग्निफिकेंटली लोअर हो रहा है, मतलब सिग्निफिकेंटली कम हो जा रहा है, उसका जो अर्ज है इंक्रीज करने का अपनी पॉपुलेशन और उसे, वो कम हो जा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, किसी और स्पीसीज के प्रेजेंस होने के नाम से, किसी और स्पीसीज के प्रेजेंट होने के नाम से, किसी और स्पीसीज के प्रेजेंट होने के नाम से वो क्या हो जा रहा है, लोअर हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है। अब जो कंपटीशन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन है वो दो प्रकार के हो सकते, सिंपल सी बात है, कंपटीशन दो प्रकार के हो सकते। एक होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एक होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एक होता है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मतलब, एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मतलब क्या होगा कि स्पीसीज कॉम्पिटिट कर रही है, कम्पीट कर रही है, और जिसमें क्या हो रहा है, एक स्पीसीज जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो दूसरी स्पीसीज को उस हैबिटेट से बाहर निकाल दे रही है, मतलब उस स्पीसीज, इंफीरियर स्पीसीज को गायब होना पड़ रहा है, इंफीरियर स्पीसीज उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रही। दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंट।
कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस क्या होता है, जिसमें दोनों ही स्पीसीज मिलजुल के एक ही हैबिटेट में रह लिए ताते हैं। एक स्पीसीज के तो ज़्यादा डोमिनेट होने के बाद भी दोनों स्पीसीज आपस में कोएग्जिस्टेंस में जी लगी है, कोएग्जिस्टेंस में जी लगी है, कोएग्जिस्टेंस में जी लगी है। ये होता है कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। तो कंपटीशन दो प्रकार से होते हैं कि एक तो होता है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कि आप compete कर ले और आप जो हाल है उसे बाहर निकाल दे ले उस हैबिटेट से, मतलब उस हैबिटेट से वो जो ऑर्गेनिज्म है उसे गायब होना पड़े। दूसरा होता है कि आप दोनों compete तो कर लें पर आप दोनों एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो है वो गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव, ये ऑफ है, ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के द्वारा के थ्रू समझाया जाता है। मतलब किसके थ्रू समझाया जाता है? गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के थ्रू समझाया जाता है, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के थ्रू ये समझाया जाता है। ठीक है, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के थ्रू समझाया जाता है। तो ये एक एरिया है। यहाँ पे रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। नेचर में रिसोर्स क्या लेते हैं? लिमिटेड लेते हैं, लिमिटेड लेते हैं। तो क्या होगा कि रिसोर्स पे तो जब रिसोर्स अनलिमिटेड थे तब भी स्पीसीज अपना डोमिनेट करना चाह रही थी, अपना ये ज़्यादा रिसोर्स रखना चाह रही थी। पर यहाँ पे तो रिसोर्स लिमिटेड है। तो अब एक जो सुपीरियर स्पीसीज होगी, सुपीरियर कैसे? जो रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा एक्टिव होगी या जिसका बॉडी साइज ज़्यादा होगा, मतलब जो अच्छे से वहाँ पे डोमिनेट कर पाएगी, वहाँ पे रह पाएगी, दूसरे तो सप्लेस कर पाएगी, फूड पे ज़्यादा अपना हिस्सा बना पाएगी। सुपीरियर कैसे? मतलब जो रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा होगी, मतलब जिसके नंबर ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, उसका साइज ज़्यादा होगा, जिसका साइज ज़्यादा हो सकता है, जनरली यही कह लेते हैं, बोल सकते थी वो सुपीरियर होगी। मतलब एट दी एंड उसे अपनी रिसोर्सेज पे ज़्यादा पार्ट बनाना है। और एक होगी इंफीरियर स्पीसीज, एक जो होगी इंफीरियर स्पीसीज। हाँ, तो किसी भी कंपटीशन में एक होता है जीतने वाला, एक होता है हारने वाला। तो जीतने वाला मान लेते हैं सुपीरियर होता है और जो हारने वाला रहता है वो इंफीरियर होता है। तो क्या होता है, जो सुपीरियर स्पीसीज रहती है वो इंफीरियर स्पीसीज को बाहर निकाल देती है, मतलब इस हैबिटेट से बाहर निकाल देती है। मतलब इस हैबिटेट से जो इंफीरियर स्पीसीज है वो क्या हो जाती है? एक्सटेंट हो जाती है। अब वो एक्सटेंट हुई क्यों? वो एक्सटेंट हुई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज। और एक्सटेंट क्यों हुई? सुपीरियर इंफीरियर क्यों आया टर्म? क्योंकि आपस में ये सेम रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे? compete करेंगे। ये सेम रिसोर्सेज के लिए आपस में क्या कर रहे होंगे? compete कर रहे होंगे, दोनों के बीच में जंग चल रही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? when resources are limited, the comparatively superior species, जो दोनों के बीच में जो सुपीरियर स्पीसीज रहेगी, विल इवेंचुअली एलिमिनेट दी अदर इंफीरियर स्पीसीज, मतलब वो धीरे से इंफीरियर स्पीसीज को उस हैबिटेट से गायब ही कर देगी। तो ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के एग्जाम्पल क्या है? जैसे क्या हुआ था, जो गैलापागोस आइलैंड में एबिंगन टॉर्टोइस रहते थे। गैलापागोस आइलैंड में कौन रहता था? एबिंगन टॉर्टोइस रहते थे। अब क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस कर दी? गोश इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब बकरी इंट्रोड्यूस कर दी। अब जो एबिंगन टॉर्टोइस है वो क्या है? वो क्या है? वेजिटेरियन है, वो है वेजिटेरियन। तो ये किसके ऊपर फीड करता है? ये ग्लासेस के ऊपर फीड करता है, ये ग्लासेस के ऊपर फीड करता है। अब जो मैंने गोट इंट्रोड्यूस की, ये भी कौन है? ये भी कौन है? ये भी वेजिटेरियन है। तो ये भी किसके ऊपर फीड कर रही है? ये भी ग्लासेस के ऊपर फीड कर रही है। मतलब दोनों किसके ऊपर फीड कर लें? सेम रिसोर्सेज के ऊपर फीड कर ले, सेम खाने के ऊपर फीड कर ले। और गैलापागोस आइलैंड मतलब दोनों एक ही स्पेस में लेंगे। गैलापागोस आइलैंड एक जो अमेरिकन पेनिनसुला, आई मीन यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसके पास पाया जाता है, एक आइलैंड है। वहाँ पे एबिंगन टॉर्टोइस रहते थे। पर उन लोगों ने क्या किया, जो तो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने वहाँ पे गोट इंट्रोड्यूस कर दी। क्या इंट्रोड्यूस कर दी? गोट, मतलब बकरी। अब जो एबिंगन टॉर्टोइस है वो वेजिटेरियन थे, तो वो गोश्त खाते थे। अब जो यानी ग्लास खाते थे, गोश्त खाते थे नहीं, ग्लास खाते थे। अब जो गोश्त थी, यानी गोत थी, गोश्त बोल रहा था भूत, अरे गोत जो थी वो क्या करती थी? वो भी घास खाती थी। तो एरिया जो है आइलैंड था वो तो लिमिटेड हो गया।
दूसरी बात, जो यहाँ पे रिसोर्सेस हैं वो भी तो नेचर में वो हैं, क्या कहते हैं, लिमिटेड हैं। तो इस आइलैंड पे भी ग्लासेस जो हैं वो लिमिटेड होंगी। जो जो गोट आई, उनका जो फीडिंग एफिशिएंसी था, ये खाना खाने की जो क्षमता थी, वो टॉर्टोइस से क्या थी, ज़्यादा थी। मतलब यहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज कौन हो गया, गोट। और ताते थे इंफीरियर स्पीसीज कौन हो गया, टॉर्टोइस, एबिंगन टॉर्टोइस। ये टॉर्टोइस की एक स्पीसीज होती है, ठीक है। तो गोट क्या, सुपीरियर स्पीसीज। तो गोट की फीडिंग एफिशिएंसी के कारण क्या हुआ, ये टॉर्टोइस धीरे से इस आइलैंड से गायब हो गए, इस आइलैंड से गायब हो गए। 10-20 साल में इस आइलैंड से गायब हो गए। मतलब एनसीआरटी क्या लेती है, दी एबिंगन टॉर्टोइस इन द गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डेकेड। मतलब 10 साल के अंदर ही गायब हो गए, आफ्टर गोस वेयर introduced on the island apparently due to the greater browsing efficiency of the goat। 10 साल के अंदर ही ये क्यों गायब हो गई, क्योंकि जो गोट की फीडिंग एफिशिएंसी थी, जो गोट की खाना खाने की क्षमता थी, वो टॉर्टोइस से ज़्यादा की थी, टॉर्टोइस से ज़्यादा अच्छी थी, टॉर्टोइस से ज़्यादा अच्छी थी, टॉर्टोइस से ज़्यादा अच्छी थी। तो वो रिसोर्सेज पे अपना ज़्यादा हक जमा पाए, रिसोर्सेज पे ज़्यादा हक अपना जमा पाए, जिसके कारण क्या हुआ, जो टॉर्टोइस है वो इंफीरियर फील करने लगे, उन्हें रिसोर्सेज मिले नहीं। जो टॉर्टोइस है उन्हें रिसोर्सेज उतने मिले नहीं, रिसोर्सेज उन्हें मिले नहीं, रिसोर्सेज उन्हें मिले नहीं, रिसोर्सेज उन्हें मिले नहीं, ठीक है। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है पैरामीशियम ऑलेरिया और पैरामीशियम कॉडेटम, पैरामीशियम ऑलेरिया और पैरामीशियम कॉडेटम, पैरामीशियम ऑलेरिया और पैरामीशियम कॉडेटम। अब क्या हुआ कि दोनों क्या हैं, दोनों जो हैं वो सिलिएटेड प्रोटोजोन है। कौन है दोनों, सिलिएटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन। दोनों क्या हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन, दोनों क्या हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन, दोनों क्या हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन, दोनों हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन। अब दोनों को जब मैंने अलग अलग उसमें ग्लो किया, किसमें, दोनों को अलग अलग मैंने कल्चर प्लेट में ग्लो किया, तो दोनों अच्छे से ग्लो हुए, दोनों अच्छे से ग्लो हुए। पर जब मैंने दोनों को एक ही कल्चर प्लेट में ग्लो किया, तो जो पैलामीशियम ऑलिरिया था सिर्फ वही ग्लो हो पाया, पैलामीशियम जो कॉडेटम था उसकी ग्रोथ इनिशियली तो दिखी पर फिर गायब हो गया। वो ऐसा क्यों, क्योंकि जो पैलामीशियम कॉडेटम है वो इंफीरियर है इन कंपैरिजन टू पैलामीशियम ऑलिरिया। और एक कल्चर प्लेट है, स्पेस भी लिमिटेड है, प्लस वहाँ पे जो मैंने न्यूट्रिटिव मीडियम बनाया है उसमें न्यूट्रिशन भी लिमिटेड है। तो जो पैलामीशियम ऑलिरिया है वो क्या किया, वो वहाँ से जो बीन दी सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर स्पीसीज को गायब कर दिया, क्योंकि वो पूरी रिसोर्सेस अपने अंदर ले लिया था, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वही ले लिया था और बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लिया। उसके कारण क्या हुआ, पैलामीशियम कॉडेटम को इंफीरियर स्पीसीज हो गई, यानी इंफीरियर स्पीसीज है और उसे डर लगने लगा, अपने रिसोर्सेज सही से नहीं मिलने लगे, तो पैलामीशियम कॉडेटम वहाँ से गायब हो गए। तो बस इतना सही है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, एक्सप्लेन करने थे, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये बोलता क्या है कि एक एरिया में अगर रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स मतलब फूड और स्पेस लिमिटेड है, जो तो जो कंपेरेटिवली जो सुपीरियर स्पीसीज रहेगी वो इंफीरियर स्पीसीज को उस हैबिटेट से धीरे धीरे करते बाहर निकाल देगी। मतलब उस हैबिटेट में जो इंफीरियर स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल कैसे दिया गया थी, जैसे गैलापागोस आइलैंड में जो एबिंगन टॉर्टोइस रहते थे वो वेजिटेरियन थे, वो ग्लासेस खाते थे। अब वहाँ पे जब गोश्त मतलब बकरियाँ इंट्रोड्यूस की गई तो वो भी क्या है, वेजिटेरियन है, वो भी क्या खाती है, घास खाती है। तो दोनों की रिसोर्सेज क्या हुई, लिमिटेड हुई। तो आइलैंड का एरिया लिमिटेड है, प्लस उस पर प्रेजेंट ग्लास है वो भी लिमिटेड है। तो गोश्त की जो फीडिंग एफिशिएंसी है, ग्लास खाने की एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा है किससे, टॉर्टोइस से, टॉर्टोइस से ज़्यादा है। तो टॉर्टोइस वहाँ से गायब हो गए 10 साल के अंदर ही। वैसे ही पैलामीशियम ऑलिरिया और कॉडेटम के साथ हुआ, जब दोनों तो अलग अलग कल्चर प्लेट में ग्लो किया गया तो दोनों अच्छे से ग्लो हुए, पर जब दोनों को एक ही कल्चर प्लेट में ग्लो किया गया तो कॉडेटम वाला जो है वो ग्लो नहीं हुआ, तो थी वो इंफीरियर स्पीसीज था, और ऑलिरिया हुआ तो थी वो सुपीरियर स्पीसीज का। बस इतनी सी बात इसमें हुई है। तो यहाँ पे मैंने गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बता दिया। अब क्या होता है, अब दूसरा एक कंसेप्ट आता है कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन रिलीज क्या होता है, बेसिकली रिलीज मतलब किसी से छुटकारा मिलना, ये ऐसे समझ सकते हैं। और कंपटीशन रिलीज मतलब कंपटीशन से छुटकारा मिलना।
अब बेसिकली इससे कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन से। अब ये जो एक एरिया है यहाँ पे फूड रिसोर्स यानी जो रिसोर्स है, जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, मतलब फूड भी लिमिटेड है, स्पेस भी लिमिटेड है। यहाँ पे एक सुपीरियर स्पीसीज है और एक इंपीरियल स्पीसीज है। तो सुपीरियर स्पीसीज इंपीरियल स्पीसीज के ऊपर एक दबाव बना के रखेगी इन मैटर ऑफ द रिसोर्सेज। तो सुपीरियर स्पीसीज का ज़्यादा परसेंटेज रहेगा इन कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू द इंपीरियल स्पीसीज। मतलब सुपीरियर स्पीसीज ज़्यादा पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज यूज करेगी, अपने अंदर रखेगी इन कंपैरिजन टू इंपीरियल रिसोर्सेज, यानी इन कंपैरिजन टू इंपीरियल स्पीसीज। अब जो ताते हैं इंपीरियल स्पीसीज जो है वो उसके ऊपर एक दबाव है, उसके ऊपर एक दबाव है, वो क्या करेगी, वो उतने अच्छे से ग्लो नहीं कर पाएगी। दबाव कैसे है, एक तो उसे रिसोर्सेज सही से नहीं मिल रहे, रिसोर्सेज सही से नहीं मिल रहे, रिसोर्सेज में क्या हाल है, फूड भी नहीं, फूड आ रहा है और स्पेस आ रहा है। तो ना उसे स्पेस सही से मिल रहा है ना फूड सही से मिल रहा है। तो उसका जो फैलाव है या जो उसका एरिया जो वो ऑक्यूपाई कर रही है वो लिमिटेड है। वो किसके द्वारा वो किया जा रहा है, सप्लेस किया जा रहा है, सुपीरियर स्पीसीज के द्वारा। तो वो एक तरह से एक स्पेसिफिक एरिया में ही कंस्ट्रक्टेड है, यानी रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है, इस स्पेसिफिक एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। अब अगर मैं बोलूँ गलती से थी मैं ये सुपीरियर स्पीसीज, तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है इस एरिया में। अब गलती से मैं इस सुपीरियर स्पीसीज तो यहाँ से एलिमिनेट कर दूँ, यहाँ से एलिमिनेट कर दूँ, तो अब इसके ऊपर जो ये प्लेजर था ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब इसके पास जो यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब किसके नाम हो जाएगी, इस इंपीरियल स्पीसीज से। तो ये क्या करेगा, अपने इस एरिया के रेस्ट्रिक्शन तो तोड़ के बाहर ऑल एरिया में फैलने लगेगा, ऑल एरिया में फैलने लगेगा। तो यही बात बोलता है कौन, हमारा कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या बोलता है, जैसे ये एक एरिया है, यहाँ पे एक सुपीरियर स्पीसीज होगी, एक इंपीरियल स्पीसीज होगी। सुपीरियर स्पीसीज रिसोर्सेज पे ज़्यादा डोमिनेट किए रहेगी इन कंपैरिजन टू इंपीरियल स्पीसीज। अब रिसोर्स किसके पास ज़्यादा है, सुपीरियर स्पीसीज के पास, इंपीरियल स्पीसीज के पास कम है। तो सुपीरियर स्पीसीज से दबाव बना के रखी हुई है इंपीरियल स्पीसीज के ऊपर। अब गलती से मैंने यहाँ से सुपीरियर स्पीसीज क्या की, एलिमिनेट कर दी, गलती से या जानबूझ के एलिमिनेट कर दी। तो ये जो प्लेसर है ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी फूड के सोर्स है और स्पेस है वो किसके नाम हो जाएगा, वो इंफीरियर स्पीसीज के नाम हो जाएगा। अब इंफीरियर स्पीसीज क्या करेगी, पहले जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज था वो लिमिटेड था, रेस्ट्रिक्टेड था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज। अब जो उसके रेस्ट्रिक्शन पे उसकी चेनों पे ताला लगा हुआ था वो ताला तोड़ दिया गया है। वो यानी वो ताला कौन था, सुपीरियर स्पीसीज। अब उस ताले को ही तोड़ दिया, मतलब सुपीरियर स्पीसीज को ही गायब कर दिया। तो ये उन बेलियों को खोल के बाहर आ जाएगा, उन बेलियों को खोल के बाहर आ जाएगा। तो ये इस एरिया में एक्सपेंड करने लगेगा। ये क्या करेगा, इस एरिया में एक्सपेंड करने लगेगा, इस एरिया में एक्सपेंड करने लगेगा। क्या करने लगेगा, इस एरिया में एक्सपेंड करने लगेगा। ठीक है, इस एरिया में एक्सपेंड करने लगेगा। क्या करने लगेगा, एक्सपेंड करने लगेगा। मतलब कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज पहले लिमिटेड था अब क्या हो गया, फैल गया। अब क्या हुआ, वो वाइड हो गया, मतलब उसमें क्या हुई, इंक्रीज हुआ इसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में। बेलियां तोड़ के ये बाहर आ जाएगा, जो इंडिया वाले तोड़ नहीं पाए। अभी भी है ना लेटेस्ट, यानी गोलों से क्या इतना लगाव है पता नहीं कि सिंपथाइजर्स है अपने ही ऊपर, अपने ही साथ गलत करने वालों के, यूके वालों के। क्या बोलना, चलो वापस टॉपिक में। तो ये क्या बोलता है, अ स्पीशीज whose distribution range is restricted to a small geographical area। मतलब जिसका जोग्राफिकल एरिया में वो एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, मतलब ये जैसे एक आइलैंड है तो इसके एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में ये रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे एक सुपीरियर स्पीसीज इससे पावरफुल स्पीसीज प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कम्पलेट यानी कंपेरेटिवली या कॉम्पिटिटिवली, मतलब कंपटीशन के आधार पे सुपीरियर स्पीसीज, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज। इस सुपीरियर स्पीसीज के प्रेजेंस के कारण इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो क्या है, लिमिटेड है। इज फाउंड टू एक्सपेंड इस डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ड्रामेटिकली, मतलब एकदम ताते हैं नौतन, यानी एकदम ज़्यादा, एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा
फैलाव होता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव, मतलब इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए रिमूव कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, फैलाव होता है बहुत ज़्यादा, अचानक से बहुत ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में क्या होता है, फैलाव होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया जाता है, इसके एग्जाम्पल का एक यानी इसके एग्जाम्पल में एक एक्सपेरिमेंट है, तो जी यहाँ पे बोला एक्सपेरिमेंटली रिमूव, मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग रिमूव करते हैं। ऐसा तो लिए थी जो स्पीसीज वहाँ पे सुपीरियर है वो अचानक से गायब हो जाएगी बिना किसी टेम्परेचर या एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हुए ना, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली रिमूव करते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉर्नेल कॉर्नेल्स 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 एलिगेन फील्ड एक्सपेरिमेंट, एलिगेन फील्ड एक्सपेरिमेंट, एलिगेन फील्ड एक्सपेरिमेंट, एलिगेन फील्ड एक्सपेरिमेंट, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिगेन फील्ड एक्सपेरिमेंट, एलिगेन फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एलिगेन फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हुआ। अब क्या होता है, ये किधर किया गया था, ये इधर किया गया था लॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब स्कॉटलैंड जो है उसका जो सी वाला इलाका है, सी का जो कोस्ट है वो वॉकी है, वॉकी एरिया है वहाँ का, तो वॉकी सी कोस्ट ऑफ, पथरीला इलाका है, सी कोस्ट ऑफ, कॉस्ट नहीं है कोस्ट है, यहाँ पे ए आएगा ओ के बाद, कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, क्या स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड पे, ठीक है स्कॉटलैंड। अब इसमें क्या हुआ, एक सुपीरियर स्पीसीज वहाँ पे जो थी, एक सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट थी, कौन, और उस सुपीरियर स्पीसीज का नाम क्या था, बेनेकल, ब्लेनेकल, ब्लेनेकल बेलेनस, ब्लेनेकल बेलेनस, ब्लेनेकल बेलेनस, ब्लेनेकल बेलेनस, ये क्या थी, सुपीरियर स्पीसीज थी, इसीलिए इसे बोलते हैं इसे एनसीईआरटी जब सेंटेंस के फॉर्म में लिखती है तो ये तो नहीं लिखेगी अलग अलग थी, बेलेनिकल बेलेनस वॉज सुपीरियर, ये लिखती है सुपीरियर बेलेनिकल बेलेनस वॉज रिमूव, ये क्या हुए, इन्हें रिमूव कर दिया गया, इन्हें क्या किया दिया, रिमूव कर दिया गया। तो जो इंपीरियल बेलेनिकल, जो इंपीरियल बेलेनिकल, बालनेकल बोल सकते हैं, बेलेनिकल की जगह बालनेकल, जो कैथामलस थे, कैथामलस थे, कैथामलस, ये क्या किए, ग्लो किए, क्यों, ये क्या किए, ग्लो किए, क्या किए, ग्लो किए, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके ऊपर पहले एक कंपटीशन था, प्रेशर था, कॉम्पिटिटिव प्रेशर था, किसके कारण, सुपीरियर स्पीसीज बेलेनिकल बेलेनस के कारण, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि जो सुपीरियर स्पीसीज है वो डोमिनेट करती है एरिया को, क्या दिखाता है कि सुपीरियर स्पीसीज उस एरिया को डोमिनेट करती है और इंपीरियल स्पीसीज तो उस एरिया से हटा देती है, मतलब एक तरह से हल्का सा 28 सलीका देती है, ये बोल सकते हैं। अब आता है कि एक एनसीईआरटी का पॉइंट है कि हर्बीवोर्स और प्लांट जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कंपटीशन से, कंपटीशन से कौन ज़्यादा इफेक्ट होता है, हर्बीवोर्स और प्लांट देन कार्निवोर्स, तो कार्निवोर जो हैं वो फूड चेन के सेकेंड टॉपिक लेवल से चालू होते हैं, तो उनके पास और भी ऑप्शंस लेते हैं खाने के लिए, पर हर्बीवोर्स और प्लांट के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं लेते, हर्बीवोर्स और प्लांट के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं लेते, इसी नाम से कार्निवोर्स ज़्यादा कम यानी कम इफेक्ट लेते हैं इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर्स एंड प्लांट, हर्बीवोर्स एंड प्लांट। अब ये रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है, ये रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, ये होता है बेसिकली कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस के बीच में, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो जो है कौन, तो मैंने जो पहले दो प्रकार के कंपटीशन बोले थे, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, तो एक्सक्लूजन में क्या हो रहा था, सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर को गायब ही कर दे रही थी, पर क्या होता है कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस में,
जो सुपीरियर स्पीसीज है वो मिलजुल के किसी ना किसी हाल में इंफीरियर स्पीसीज के साथ ले लेती है। ये इंफीरियर स्पीसीज जो है वो अपनी लाइफ साइकिल तो इस तरह से मॉडिफाई कर लेती है कि वो सुपीरियर स्पीसीज के डोमिनेशन के बाद भी वहाँ जी जाए। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या होता था कि सुपीरियर स्पीसीज सभी रिसोर्सेज या मैक्सिमम रिसोर्सेज अपने लिए रख लेती थी। पर कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस में क्या होता है, जो रिसोर्सेज है वो सुपीरियर स्पीसीज उसके ऊपर पूरा डोमिनेट ना करके उन लोग थोड़ा सा पार्टनर कर लेते थे। इस समय के लिए तू यूज करेगा, इस समय के लिए मैं यूज करूंगा। ठीक है। तो उसी तो बोलते हैं लोग रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब रिसोर्स में अपना अपना हिस्सा कर लेना, अपना अपना हिस्सा कर लेना। तो ये किसने दिया था ये कंसेप्ट दिया गया था मार्क आर्थर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्क आर्थर के द्वारा दिया गया था। मैं इसका नाम हमेशा उल्थल बोलता हूँ। मार्क आर्थर के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो कंपीटिंग स्पीसीज जो रहती हैं वो डिफरेंट टाइम ले लेती है अपना खाना पीना करने के लिए, या चाहते हैं अपनी जो फीडिंग हैबिट्स हैं उसे चेंज कर लेती हैं ताकि एक ही जगह में लिमिटेड रिसोर्सेज में वो आपस में मिल के जी पाए। तो इसमें क्या करती हैं, टू कंपीटिंग स्पीसीज। इसमें क्या होता है, दो कंपीटिंग स्पीसीज क्या करती हैं, अपने फीडिंग पैटर्न बताते हैं टू कंपीटिंग स्पीसीज। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग मार्क उथल ने दिया था। इसमें होता क्या है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो अपने फीडिंग पैटर्न में चेंजेस ले आते हैं कि अलग अलग टाइम पे वो सेम रिसोर्सेज के ऊपर फीड करते हैं ताकि वो सब को एग्जिस्टेंस ले पाए, उनमें मतलब वो मिलजुल के ले पाए। तो इसमें क्या होता है, दो कंपीटिंग स्पीसीज कैन अवॉइड यानी ताते हैं कैन को एग्जिस्ट, दोनों क्या करते हैं, कैन को एग्जिस्ट करते हैं बाई चूजिंग डिफरेंट फीडिंग और फॉलेजिंग पैटर्न। फॉलेजिंग पैटर्न होता है मतलब कि आप किस तरीके से खाना ले लें, तो वही फीडिंग हो जाता है, मतलब कि अलग अलग फीडिंग पैटर्न ले लेते हैं कि मैं इस हिसाब से खाऊंगा तू इस हिसाब से खाना, या तू इस समय खाना मैं इस समय खाऊंगा। ठीक है। पैटर्न हैंस अवॉइडिंग कंपटीशन, इससे क्या होता है सेम टाइम पे वो फीड नहीं करते, सेम टाइम पे वो निकलते, मतलब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन निकलते, तो उनका क्या होता है, कंपटीशन कम होता है और वो सब साथ में जी पाते बिना किसी से एक्सटेंट हुए, जैसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में हो जाता था। तो इसे एक्सपेरिमेंटली कैसे शो किया मार्क उतर ने, उसने क्या किया, एक तिली पे देखा कि 5 स्पीसीज ऑफ वॉबलर एक तरह के इंसेक्ट होते हैं, वो आपस में मिलजुल के जी पाले, जबकि कुछ उनमें से सुपीरियर कुछ इंफीरियर हैं, तो तब भी वो एक साथ जी पाले क्योंकि उन लोग जो हैं जो क्योंकि उन लोग जो हैं एक साथ इसलिए जी पाले हैं क्योंकि वो क्या वो कर लें, रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब रिसोर्स का पोर्शन पोर्शन कर चल रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो अकेले रिसोर्स के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखा रहा है। उन लोग डिफरेंट फॉलेजिंग पैटर्न डिफरेंट फीडिंग पैटर्न लिए ताकि को एग्जिस्ट कर पाएँ और कोई भी एक्सटेंशन ना हो। तो कंपटीशन में इतना ही था। पहला साइटेजम कल होगा।